ओके। अब लास्ट लेक्चर हमने शेड्यूलिंग कंप्लीट किया था, आज से हमारा बजटिंग पोर्शन स्टार्ट होगा। अब इस बजटिंग पोर्शन में हम बात करेंगे कि किसी भी प्रोजेक्ट का बजट बेसिकली हम कहाँ से डिफ़ाइन करते हैं। हम डिफ़ाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज को अगर कैटेगराइज किया जाए इन जनरल, हम रिसोर्सेज को 3 पार्ट में ब्रेकअप करेंगे। एक कैटेगरी हो गई जिसे हम बोलेंगे वर्क, एक कैटेगरी हो जाएगी मटेरियल, एक कैटेगरी हो जाएगी हमारे पास कॉस्ट। पहले दोनों केसेस में जैसे हमारे पास है वर्क एंड मटेरियल, इन दोनों कैटेगरी में हमारे पास होती हैं रिकरिंग पेमेंट्स जो आपको रिपीट होनी है। जैसे वर्क को कैटेगराइज अगर मैं करूं तो वर्क में 2 चीज़ें आ जाएंगी। जैसे आपके पास आ गया मैन पावर, दूसरी चीज़ आपके पास यहाँ पर आ जाती है मशीन या उसे हम बोलें इक्विपमेंट। मटेरियल आपको नाम से क्लियर है, हम बात करेंगे अगर कंक्रीट की, हम बात करेंगे अगर शटरिंग की, हम बात करेंगे अगर स्टील की, ये सब हमारे मटेरियल हैं। तो वर्क जैसे मैन पावर है, मैन पावर की जो बजटिंग जो कॉस्टिंग होती है वो होती है ना पर आवर या पर डे या पर वीक या पर मंथ या फिर पर ईयर। इसी में से किसी तरह डिफाइन किया जाएगा, यानी कि आवरली, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली। तो बेसिकली ये काइंड ऑफ रिकरिंग पेमेंट है जो आपको एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होनी है। दैट इज मैन पावर रिसोर्स। दूसरी चीज़ बात करें इसी तरह मशीनरी या इक्विपमेंट, अब हमने इक्विपमेंट को रेंट पे लिया है मंथली बेसिस पर तो उसका एक मंथली अमाउंट जाएगा, आवरली चार्ज जाता है तो उसका आवरली जाएगा। तो अगेन ये भी क्या है, आपकी रिकरिंग पेमेंट है जो टाइम के साथ रिकर हो रही है। अगर बात करेंगे मटेरियल के केस में, तो मटेरियल में क्या है, जैसे कंक्रीट है, कंक्रीट को हम मेज़र करेंगे क्यूबिक मीटर के अंदर, तो हर एक क्यूबिक मीटर के बाद वो कॉस्ट रिपीट होती जाएगी। शटरिंग है, हम मेज़र करते हैं मान लीजिए स्क्वायर फीट में, तो हमें वो स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग पेमेंट देनी है। स्टील है, हम मेज़र कर रहे हैं मान लीजिए टन में या मैट्रिक टन में, हमें उसके यूनिट के अकॉर्डिंगली उसको पे करना होता है। तो हमारे पास इस तरह कैटेगराइजेशन होता है। ये दोनों तरह के जो कॉस्ट हैं ये कहलाते हैं रिकरिंग पेमेंट्स। बट कुछ पेमेंट्स हमारी फिक्स्ड होती हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल आप किसी टाइप का कोई अलावेंस दे रहे हैं, ट्रैवल अलावेंस हो सकता है, या आपने बोला सर हम मार्केट गए हैं और मार्केट से जाके हम बिट परचेज़ करके ले आए। मान लो मैं 5 बिट खरीद कर ले आया, वो जो मुझे यूज़ करना है साइट पर। अब तो मैं परचेज़ करके ले आया ना, मैंने एक बार में कॉस्ट दे दी, मुझे उसका रेंट या एक कोई रिकरिंग का केस तो नहीं है मेरे इस केस में। तो जो एक फिक्स्ड कॉस्ट के तौर पर लमसम कॉस्ट दिया जाए वो आएगा अंडर कॉस्ट। इसे इन जनरल हम दूसरी टर्म में बोल देते हैं अदर एक्सपेंसेस, जो हम लमसम की अमाउंट्स दे जाएं एक शॉट में। तो इन 3 कैटेगरीज से वर्क, मटेरियल एंड कॉस्ट से मिलाकर आप किसी भी प्रोजेक्ट की बजटिंग कर सकते हैं। आज हम यही सीखेंगे, इनको बनाते कैसे हैं, डिफाइन कैसे करते हैं, फिर उनको टास्क के अकॉर्डिंग असाइन कैसे करते हैं, और हमें हमारे प्रोजेक्ट का बजट कैसे मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है? अब ऊपर आ जाए तो अबाउट रिसोर्सेज, ये आपको समझ आ गया रिसोर्सेज क्या हैं, हम क्या बात कर रहे हैं। मैंने आपको टाइप्स के बारे में बता दिया कि टाइप्स कितने कैटेगरीज में होंगे। अब हम बात आ रही है अबाउट रिसोर्स शीट। देखो एक कंपनी है, कंपनी को जिसको प्रोजेक्ट कराना है, या कोई आपका कॉन्ट्रैक्टर है जिसको आपने काम दे दिया, कॉन्ट्रैक्टर के अपने कुछ रिसोर्स होंगे ना, उसको पता होगा उसके पास कौन कौन से रिसोर्स अवेलेबल हैं। तो जो शीट होती है जहाँ पे सारे रिसोर्सेज की इन्फॉर्मेशन होती है वो कहलाती है रिसोर्स शीट। तो हमारी एंटरप्राइज है लेट्स से XYZ एंटरप्राइजेज, तो वो XYZ की अपनी एक रिसोर्स शीट होगी, उसके पास जो जो रिसोर्स अवेलेबल हैं, जो इंजीनियर्स अवेलेबल हैं, जो साइट फॉरमैन्स अवेलेबल हैं, कंप्लीट उसकी इन्फॉर्मेशन होगी।
उस इंफॉर्मेशन को आप कैसे बनाएंगे, ये अपने को चेक करना है। नाउ हम आते हैं वापस अपनी वर्कबुक पर। अपनी वर्कबुक में हमारे पास एक एक्सरसाइज है, ये कह रहा है कि नेटवर्क फॉर सिविल प्रोजेक्ट, एक सिविल का एक प्रोजेक्ट है जिसमें वेरियस एक्टिविटीज़ हैं और रिसोर्सेज हैं जो नीचे दिए गए हैं। अब इस प्रोजेक्ट के लिए हमारी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस गिवन है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो 6 डेज़ वर्किंग कैलेंडर, यानी कि हम 7 दिन काम नहीं करते, हम 6 डेज़ वर्किंग है, जिसमें 10 आवर्स का हमारा वर्किंग टाइम है जो स्टार्ट होता है सुबह 7:30 से और शाम के 6:30 बजे तक होता है, 11 घंटे। इसका मतलब बीच में 1 घंटे का लंच टाइम होगा, इसीलिए वो गैपिंग 10 घंटे आ रही है। आपको प्रोजेक्ट का फिनिश डेट बताना है, यहाँ तक तो आपका शेड्यूलिंग में आ जाएगा। फिर उसी में देखो आगे की तरफ बढ़ेंगे, एंड अप्लाई द रिसोर्सेज, रिसोर्स अप्लाई करना है। आगे फिर ओवर एलोकेटेड रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहा है, तो जब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे ना, ये चीज़ रिसोर्स एनालिसिस एंड लेवलिंग, वो इस कंसेप्ट के ऊपर एग्जांपल दे रहा है। आगे रिसोर्स एनालिसिस क्या होता है, रिसोर्स लेवलिंग क्या होता है, वो इन सब के बारे में बात कर रहा है। तो पहले हम इसको शेड्यूल बनाते हैं, फिर रिसोर्स शीट खोलकर अपने सारे रिसोर्सेज डिफाइन करते हैं। रिसोर्स डिफाइन करने के बाद वो रिसोर्सेज अपने टास्क पर अप्लाई करेंगे, ये चीज़ अपने को गिवन है। ठीक, नाउ हम आते हैं वापस से, सबसे पहले कैलेंडर की कंडीशन कि भैया 10 घंटे का वर्किंग है, 7:30 से 6:30। MS प्रोजेक्ट, फाइल, ऑप्शंस। अब क्योंकि इसी प्रोजेक्ट के लिए चेंजेस करने हैं तो मैं डायरेक्टली चेंजेस करूँगा, सुबह 7:30 से शुरू हो रहा है, तो देखो प्रोजेक्ट 1 के ही लिए चेंजेस हो रहे हैं, ये केवल शाम में 6:30 बजे तक। ये 11 घंटे हो गए, लेकिन वर्किंग कितना है, 10 घंटे पर वीक। आप 6 दिन काम कर रहे हैं हफ्ते में, अगर 6 दिन काम कर रहे हैं और एक दिन आप 10 घंटे काम कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 60। डेज कितने आएंगे, स्टैंडर्ड 30, उसमें से 4 संडे माइनस कर दीजिए तो आपके पास आएंगे 26 वर्किंग डेज। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है। ओके, ये डिटेल आपने फीड कर दिया। ओके, अब इसी डिटेल के साथ अपने को कोई प्रोजेक्ट कैलेंडर भी बनाना पड़ेगा। तो इसी तरह वापस जाते हैं प्रोजेक्ट के अंदर अपने पास होता है चेंज वर्किंग टाइम, क्रिएट न्यू कैलेंडर, किसी भी एक को डुप्लीकेट करते हैं और इसको हमने नाम दे दिया सिविल प्रोजेक्ट, यानी कि CP, मैंने इस कैलेंडर को नाम दे दिया। उसके बाद जाते हैं वर्क वीक पर, वर्क वीक के बाद जाते हैं डिटेल्स पर। डिटेल्स में जाने के बाद मैं मंडे टू सैटरडे की बात कर रहा हूँ। मंडे टू सैटरडे जो मेरा टाइमिंग होगा वो होगा मॉर्निंग 7:30। 7:30 से लेट से आपने बोला आपका वर्किंग है 12:30, 12:30 टू 1:30 आपका गैपिंग है, तो जो आपका वर्क शुरू होगा वो 1:30 से शुरू होगा 6:30 तक। जी आ गया आपके पास, देखो सुबह 7:30 से 12:30, 5 घंटे हो गए, फिर 1:30 से 6:30, 5 घंटे हो गए, तो टोटल कितना हो गया 10। संडे को सेलेक्ट करिए, संडे क्या है हमारा, नॉन वर्किंग। ओके, संडे आपका नॉन वर्किंग हो गया और बाकी सबको आपने ये टाइमिंग सेट कर दिया। उसके अलावा हॉलीडेज़ वगैरह के बारे में उसने कोई बात हमसे नहीं की अभी, तो हम एज इट इज़ छोड़ देते हैं, कोई हॉलीडे यहाँ एक्सेप्शन मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। आप ओके कर दीजिए, बन गया। अब वही कैलेंडर हम यहाँ गैंट चार्ट में नॉन वर्किंग टाइम यहाँ आकर के CP जो बनाया उसे यहाँ भी असाइन कर दिया, केवल संडे देखो ऑफ आ रहा है, नॉन वर्किंग। अब इसको कुछ टाइम के लिए डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेते हैं, MSP, इसमें सेव कर लेते हैं रिसोर्सेज के नाम से, ये सिविल प्रोजेक्ट फॉर रिसोर्सेज, ये नाम दिया मैंने, इसे सेव कर दिया। यहाँ तक तो कुछ टेंशन नहीं है। नाउ
अपने प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन में जाते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग डेट और टाइम सेलेक्ट करते हैं। लेट्स से अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है मंडे से, और जो टाइमिंग है अपने पास वो है 7:30। ठीक, प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट से ही शेड्यूल होना चाहिए। कैलेंडर जो यूज़ करना है वो CP यूज़ करना है। ओके, अब सब कुछ रेडी हो गया, अब मुझे काम करना शुरू करना है। मैं क्या करता हूँ, इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ छोटी स्क्रीन पर, इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं साथ में। अपने को ये कंडीशन गिवन है कुछ, तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट, अच्छा ये जो स्टार्ट लिखा है ये क्या होगा, माइलस्टोन ही तो होगा कोई ना कोई। एंड में भी चेक कर लो, एंड भी लिखा है, इसका मतलब दोनों माइलस्टोन्स हैं। तो सबसे पहले माइलस्टोन आपको पता है हमें क्या करना होता है, इंसर्ट करना होता है। टास्क में जाते हैं, इंसर्ट माइलस्टोन, और इसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं, दैट इज स्टार्ट। फिर है क्लियर फॉर कंस्ट्रक्शन, क्लियर फॉर कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है अपने पास फाइनलाइज सेल साइट, लेआउट ड्राइंग्स, अवार्ड सिविल कॉन्ट्रैक्ट, फाउंडेशन फॉर टावर, फाउंडेशन फॉर शेल्टर, फाउंडेशन फॉर DG, ड्यूरेशंस को साथ साथ लिख लेते हैं, 5, 6, 10, 15, 26, 25, 19। नीचे की तरफ आ जाते हैं, दैट इज इरेक्ट प्रीफैब शेल्टर, इंस्टॉल एंटी स्टैटिक फ्लोरिंग, इरेक्ट टावर, अवार्ड इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, acoustic, insulation, install H-type cable, cable tray, install battery bank, install antenna, फिर हमें ऐड करना है एक माइलस्टोन, ये लिखा हुआ है एंड, 5, 28, 35, 20, 10, 28, 35, 24। नाउ प्रीडिसेसर वाले ऑप्शन पर आ जाएं, यहाँ से स्टार्टिंग करें, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के साथ FF, 8, 9 और 10, 11, 11 और 12, 13, 14, 14 and 15, 16। नाउ सबको आप क्या करें, सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, ऑटो शेड्यूल। अपने पास ये एक शेड्यूल आ गया। ठीक है जी।
शो बॉस क्रिटिकल, ये अपने पास आ जाता है। तो यहाँ से अपने को मिल गया क्रिटिकल पाथ क्या है। सबसे पहला टारगेट तो ये था। जी प्रिंस, क्लियर है इतना तो। जी जी। अब आप देखो आपके पास यहाँ एक और कॉलम होता है, दैट इज़ रिसोर्स नेम्स। लेकिन क्योंकि अभी तक हमने रिसोर्स देखा नहीं है, बनाया नहीं है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिसोर्स शीट के बारे में। देखिए आप ऊपर की तरफ देखेंगे टास्क के साइड में एक ऑप्शन होता है रिसोर्स। जैसे आप रिसोर्स पर क्लिक करते हो, रिसोर्स में जाने के बाद आपके पास नीचे की तरफ होता है असाइन रिसोर्सेज, यहाँ एक होता है रिसोर्स पूल, यही सब ऑप्शंस होते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ आ जाए लेफ्ट हैंड साइड पे टीम प्लानर जहाँ लिखा है, यहाँ पे क्लिक करते ही आप देखो नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिसोर्स शीट का। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, आपके लेफ्ट हैंड साइड में देखो यहाँ लिखा हुआ है ना गैंट चार्ट। अगर मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको यहीं पे एक ऑप्शन मिल रहा होगा रिसोर्स शीट, या फिर सबसे लास्ट वाले ऑप्शन में आओ, एक ऑप्शन होता है यहाँ व्यू बार। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा अब देखो मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे बार दिखने लगे बहुत सारे। चलिए फिर से कहाँ से है ऑप्शन, रिसोर्स में जाके। यार आप पुराने कंसेप्ट पे मत आओ, आप यहाँ थे, ये गैंट चार्ट लिखा हुआ है, इसे देखो ऊपर कहीं भी हो मैटर ही नहीं करता, ये तो यहीं दिखता है ना गैंट चार्ट। हाँ दिख रहा है। आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट में एक ऑप्शन है व्यू बार, उस पर क्लिक किया तो यहाँ पर बार्स आ जाएंगे बने हुए। इन बार्स को अगर आप नीचे की तरफ एक एरो है उस पर क्लिक करो तो नीचे की तरफ कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे रिसोर्स शीट का ऑप्शन यहाँ भी दिख जाएगा। तो ये मल्टीपल तरीके हैं जहाँ से आप रिसोर्स शीट पे जा सकते हैं। फिर से देखो आप रिसोर्स टैब पे टीम प्लानर पे क्लिक करो, यहाँ आपके पास रिसोर्स शीट का ऑप्शन आ जाएगा, या आप डायरेक्टली व्यू टैब पर जाओ, व्यू टैब पे जाओ तो देखो ये रहा बाहरी रिसोर्स शीट दिख गया आपको, या लेफ्ट हैंड साइड में ये बार नज़र आ रहे हैं। अब आपको बार्स में जाएँ तो यहाँ से भी आपको रिसोर्स शीट मिल जाएगा, कहीं भी क्लिक करो एट द एंड आप आएंगे रिसोर्स शीट पर ही। रिसोर्स शीट की पहचान ये है, यहाँ देखो रिसोर्स नेम, टाइप, मटेरियल, इनिशियल, ग्रुप, मैक्स, स्टैंडर्ड रेट, ये सारे ऑप्शंस आ गए यहाँ। वापस जाना है तो अब उसका पता होना चाहिए, वो गैंट चार्ट वाला भी होता है। रिसोर्स शीट पर जाना है, वापस आ जाइए आप। स्विच करना पड़ेगा एक दूसरी विंडोज़ के बारे में, अब आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कैसे हम स्विच करेंगे। स्विच करने के बाद रिसोर्स शीट ओपन हो गई, मैंने इसे मिनिमाइज़ कर लिया। अब अपने प्रोजेक्ट की बात करते हैं। रिसोर्सेज के बारे में कह रहा है कि आपके पास ये रिसोर्सेज अवेलेबल है। इसमें साइट इंजीनियर, सुपरवाइज़र, इलेक्ट्रीशियन, मेसन, डिज़ाइन इंजीनियर एंड वर्कर्स, ये तो सारे आपके क्या हैं, मैन पावर। उसके बाद बात ये कर रहा है सैंड, टावर और केबल, ये सब आपके क्या है, मटेरियल। इसने इसमें कोई एग्जांपल नहीं लिया, हम अपनी साइड से ऐड कर लेंगे, कोई मशीनरी या इक्विपमेंट और कोई फिक्स्ड कॉस्ट, ये सब ना हो। अपने पर वापस आते हैं। जब आप रिसोर्स शीट पर होते हैं सबसे पहला ऑप्शन लिखा होता है रिसोर्स नेम का। रिसोर्स नेम का ये जो ऑप्शन होता है लिखा हुआ, आप यहाँ जाकर के रिसोर्स लिख सकते हैं। जैसे हमारे केस में लिखा हुआ है, आप वहाँ जाइए और आपको सबसे पहला लिखना है साइट इंजीनियर। उसके बाद अपने पास है सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र के अपने पास है इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन के बाद है मेसन, मेसन के बाद है डिज़ाइन इंजीनियर, डिज़ाइन इंजीनियर के बाद है वर्कर्स। ठीक है, इनिशियल अपने आप ले लिया उसने कुछ ना कुछ शॉर्ट फॉर्म। हमने बोला नहीं, इनिशियल हम डिफ़ाइन करना चाहते हैं। तो जब आप कर्सर लेकर यहाँ आएंगे, जैसे साइट इंजीनियर SE से आप बोल रहे हो साइट इंजीनियर, S से आप बोल रहे हो सुपरवाइज़र, E इलेक्ट्रीशियन, M मेसन, डिज़ाइन इंजीनियर के लिए DE आपने यूज़ करना है और वर्कर्स के लिए W यूज़ करना। इनिशियल मतलब आप कह सकते हो काइंड ऑफ कोड, जहाँ भी DE लिखा होगा मतलब डिज़ाइन इंजीनियर की बात हो रही है। नाउ
इन सब का टाइप चेक करो, क्या है? वर्क। वर्क। और हैवी मैन पावर, मैंने बोला था आपसे कि मैन पावर कहाँ रहती है? वर्क में रहती है। लेकिन साइट इंजीनियर एक, सुपरवाइज़र एक, इलेक्ट्रीशियन कितना है? 5। अब अगर मैं इस विंडो में थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ता हूँ, जैसे इलेक्ट्रीशियन की बात हो रही है, यहाँ पर देखो मैक्सिमम लिखा है, मैक्सिमम यूनिट्स यहाँ डिफाइन होंगी। इलेक्ट्रीशियन 5 है तो आप यहाँ बता दो ये 5 है। मेसन टोटल 7 है, डिज़ाइन इंजीनियर टोटल 2 है, और वर्कर्स टोटल 30 है। तो क्वांटिटी भी डिफाइन हो जाएगी। सेम इसी पैटर्न पर आप कोई इक्विपमेंट या मशीनरीज क्रिएट कर सकते हैं जो रेंटेड आइटम होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला क्रेन, आपने बोला हाइड्रा, आपने बोला एक्सकेवेटर, ऐड हो जाएंगे। लेकिन टाइप क्या होगा? वर्क। टाइप नहीं बदलेगा। मैन पावर या मशीन इक्विपमेंट्स के लिए क्या होता है टाइप? वर्क। क्रेन है, क्रेन के लिए जो इनिशियल मैं यूज़ कर रहा हूँ मैंने बोला CR, हाइड्रा के लिए HY, और एक्सकेवेटर के लिए EX। मैंने इनिशियल्स डिफाइन कर दिए। हालांकि ये इसमें नहीं है आपके प्रोजेक्ट के एग्जांपल में। अच्छा, मैंने बोला मान लीजिए हाइड्रा जो है वो टोटल मेरे पास 2 हैं, क्रेन भी एक है, एक्सकेवेटर भी एक है। अब मटेरियल के बारे में बात करें जो आपको कंडीशन दे रखी है। जैसे आपको दिया गया है सेंड, आपको दिया गया है टावर, आपको दिया गया है केबल। मैंने बोला हमें चाहिए सेंड, हमें चाहिए टावर, और अपने पास है केबल। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट क्या हुआ, इनका टाइप वर्क आ गया। आपको बताना पड़ेगा, क्लिक करके आप बताएंगे उसको मटेरियल, मटेरियल, मटेरियल। अब आपने मटेरियल बता दिया, मटेरियल बता दिया तो आपको ये जो एक मटेरियल वाला कॉलम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको मटेरियल का लेवल डिफाइन करना होता है। मटेरियल लेवल का मतलब होता है कि जिस यूनिट में आप उस मटेरियल रिसोर्स को मेज़र करेंगे, दैट इज़ मटेरियल लेवल। जैसे सेंड है, लोड के अकॉर्डिंगली दिया गया है, पर लोड। टावर है, पर नंबरिंग के अकॉर्डिंग दिया गया है। केबल है, पर मीटर के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो ये इसके मटेरियल लेबल हैं, वो आपको यहाँ मटेरियल वाले कॉलम में डिफाइन करने हैं। सेंड है लोड, टावर है नंबरिंग के अकॉर्डिंग, और केबल है आपका मीटर के अकॉर्डिंग। सेम इसी तरह हो सकता है आपने बनाया कंक्रीट, आपने बनाया स्टील, इस तरीके भी आइटम होंगे। फिर आप डिफाइन करेंगे यार ये क्या है, मटेरियल है। अब कंक्रीट है, आपने बोला CUM क्यूबिक मीटर। स्टील है, आपने बोला MT मेट्रिक टन। इस तरीके से आप मटेरियल लेवल डिफाइन कर सकते हैं मटेरियल टाइप में। आगे उसके अलावा कोई एक फिक्स्ड अमाउंट है, लेट्स से जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस, या हम कोई और कॉस्ट डाल रहे हैं, लमसम एक्सपेंस, या हमने कोई टूल परचेज किया, टूल जैसे बेबी रोलर। बेबी रोलर, चलो जी। तो ये हर एक्टिविटी के लिए तो नहीं चाहिए, ये जहाँ पे हमें ऐड करेंगे वहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ेगा उसमें कॉस्ट कितनी है। तो यहाँ पे इसका टाइप डिफाइन करो, कॉस्ट, कॉस्ट, कॉस्ट। ना इसकी कोई क्वांटिटी डिफाइन होती, ना इसका कोई रेट यहाँ डिफाइन होता। जहाँ आप ये जिस टास्क में दोगे वहाँ डिफाइन करोगे कि इसका कितना खर्चा है टोटल, कॉस्ट के केस में। मटेरियल के केस में, मटेरियल के केस में आपने यूनिट तो डिफाइन कर दी, यूनिट ऑफ मेज़र। लेकिन अब यूनिट ऑफ मेज़र के हिसाब से रेट डिफाइन करना है। जैसे एक लोड, आपने बोला सेंड को आप मेज़र करोगे लोड के हिसाब से, तो एक लोड कितने का है हमें गिवन है 9000। एक नंबर यानी कि टावर है, टावर आपने एक मटेरियल रिसोर्स लिया है, टावर का नंबरिंग है यानी कि एक है 15000 का, और केबल है पर मीटर के हिसाब से 400 रुपये मीटर। कंक्रीट है, कंक्रीट है 1 क्यूबिक मीटर लेट से 10,000,
और स्टील है मेट्रिक टन में, तो लेट से ये है 85,000 पर मेट्रिक टन। इस तरीके से आप रेट डिफाइन कर देंगे मटेरियल के केस में। कॉस्ट में कुछ होना नहीं है, ना क्वांटिटी ना ही मटेरियल का रेट। कॉस्ट टाइप ऑफ रिसोर्सेज में ना क्वांटिटी डिफाइन होती ना ही रेट डिफाइन होता यहाँ। क्लियर? इसमें डायरेक्ट अमाउंट आ जाएगा। हम खुद डालेंगे, अपने आप कैसे आएगा जहाँ डालेंगे, यहाँ नहीं डालने की ज़रूरत रिसोर्स शीट में। अब जैसे साइट इंजीनियर है, आपको गिवन है ये साइट इंजीनियर है 1500 पर डे, बाकी हालांकि इसने सारे ही पर डे दे रखे हैं। देखो यहाँ हमारे केस में अलग अलग भी हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए चलते हैं। आपने बोला ये है आपका 1500 पर डे, ये है आपका 1250 पर डे, ये है आपका 1000 पर डे, या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ 26,000 पर मंथ। मंथ के लिए MO यूज़ किया था मैंने, ये याद रखना है। और उसके बाद है हमारे पास 900 पर डे। उसके बाद है हमारे पास डिज़ाइन इंजीनियर 850 पर डे। और फिर है हमारे पास वर्कर्स 450 पर डे। या ऐसे भी हम बोल सकते हैं, ये जो हमारे पास डिज़ाइनर है वो है 100 रुपीज़ पर आवर, ऐसे भी तो हो सकता है आवरली रेट। तो किसी भी तरीके से आप रेट डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ हम आते हैं क्रेन पर। आप क्रेन यूज़ कर रहे हैं और लेट से जो क्रेन है आपका वो है लगभग 90,000 पर मंथ। अच्छा, M से मिनट ले लिया उसने, 90,000 पर MO। अब देखो आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है जब क्रेन की बात हो रही है, क्रेन का ऑपरेटर भी तो होता है, तो हम उसको इंक्लूड करके डालेंगे चार्जेस सारे, क्योंकि जब क्रेन यूज़ होगा तो उसका भाई क्रेन का ऑपरेटर भी यूज़ होगा, बिना ऑपरेटर के तो क्रेन यूज़ ही नहीं हो सकता। को दे देते हूँ जी, वेंडर को मंथली लगता है, वो ड्राइवर वगैरह का इंक्लूड वहीं पर करता है। हाँ, जो क्रेन देता है वो साथ में उसका ऑपरेटर भी देगा, इसलिए हम ओवरऑल वैल्यू डालेंगे। सेम इसी तरह हाइड्रा की हम बात कर रहे हैं, यह है मान लो 85,000, या हम सिंपली लिख रहे हैं सर हम ले रहे हैं 3,000 पर डे। और एक्सकेवेटर है हमारे पास लेट्स से 35,000 पर मंथ। इस तरीके से आप रेट डिफाइन कर सकते हैं, क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हैं, रिसोर्स का टाइप डिफाइन कर सकते हैं और रिसोर्स का नेम डिफाइन कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं? अब देखो यहाँ क्या लिख रहा था, रिमूव रिप्लेस, आगे चला गया। चलो हम बात करते हैं अब टास्क के बारे में। इसे भी खोल लें उसे भी खोल लें, क्योंकि देखना तो वहीं से पड़ेगा ना कौन से को क्या देना है। जैसे देखो पहली एक्टिविटी जो है वो तो माइलस्टोन है, और जो लास्ट एक्टिविटी है 17 वो भी माइलस्टोन है। माइलस्टोन में तो कोई टास्क हो, कोई काम तो नहीं करना उसमें, जब काम नहीं करना तो कोई रिसोर्स भी नहीं चाहिएगा। सेकंड नंबर में देखो एक साइट इंजीनियर, एक सुपरवाइज़र और सेंड, तीन चीज़ चाहिए उनको सेकंड नंबर में। इसका मतलब क्या है, आप जब वापस जाएंगे गैंट चार्ट पर, सेकंड नंबर मतलब क्लियर फॉर कंस्ट्रक्शन, इसकी बात हो रही है। इसमें उसने रिसोर्सेज डिफाइन किए हैं सेकंड नंबर में। तो सेकंड नंबर में अगर आप यहाँ आ जाएँ, रिसोर्स नेम्स यहाँ दिख रहा है, आप यहाँ ड्रॉप डाउन में देखो ऑप्शंस आ गए। आपको कौन कौन चाहिए, आपको चाहिए यहाँ पर साइट इंजीनियर, आपको चाहिए यहाँ पर सुपरवाइज़र, और आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट है सेंड की। आपने तीनों को एक्टिवेट किया, वो तीनों क्या हुए यहाँ पर लोड हो गए।
ये हमारा क्या है जी, ये आ गया सेंड साइट इंजीनियर सुपरवाइज़र, ठीक है। ठीक है। नाउ अगर, चलो ये तो पहला केस है क्योंकि सब में वन वन क्वांटिटी लिखी हुई थी, लेकिन इससे नेक्स्ट पे अगर मैं बात करूँ, उसने बोला जैसे साइट इंजीनियर चाहिए आपको, सुपरवाइज़र चाहिए आपको, और सेंड चाहिए। इलेक्ट्रीशियन चाहिए आपको, मेसन चाहिए आपको, डिज़ाइन इंजीनियर चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रीशियन पे अगर आप ध्यान दें वहाँ 5 चाहिए, क्वांटिटी इस बार कितनी है? सर सेकंड नंबर हाँ ठीक है, थर्ड नंबर 5 चाहिए सर। अब इस पे अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो डिटेल खुलती है, डिटेल में रिसोर्स वाले पेज पर आ जाओ तो देखो ये दिख रही है सारी जो जो आपने असाइन किया था। इलेक्ट्रीशियन की यूनिट एक के बजाय कितनी चाहिए? 5 5। डिफाइन कर दी। अब आप ओके कर दीजिए, वो 5 डिफाइन हो गए। चौथे पे आते हैं जी। वर्कर पे आते हैं। चौथे पे चाहिए आपको वर्कर और सेंड। ठीक, 4 है जो। लेकिन अगर हम देखें सेंड के चाहिए 2 लोड और वर्कर के चाहिए 4। 4। ओके, इस तरह असाइन कर सकते हैं 1 बाय 1। यस सर। तो सबसे अच्छा तरीका यह है, डबल क्लिक करो, सीधा रिसोर्स पर जाओ और यहाँ डिफाइन करो। अब मुझे असाइन करना है लेट से टावर, ये एक मटेरियल रिसोर्स था, कितने आपने बोले 2 टावर। आपने असाइन किया यहाँ पर कंक्रीट कितना चाहिए, लेट से 50 क्यूबिक मीटर। आपको यहाँ चाहिए स्टील, और स्टील चाहिए लेट से आपको 0.5 मेट्रिक टन। इस तरीके से आप वैल्यू देंगे। आप ये भी सोच सकते हैं सर कॉस्ट नहीं दिखा रहा, आप एक बार ओके कर दो, ओके करने के बाद दोबारा डबल क्लिक करके जाओ तो वो उसके अकॉर्डिंग रेट दिखा देगा। देखो ना हो, हम बोल रहे हैं सर इसमें एक लमसम कॉस्ट लग रही है कुछ इन सब के अलावा, सीधा जाके वैल्यू डाल दो कि भैया लमसम 2500 रुपये का खर्चा और है एक्स्ट्रा। आप ओके कर दो, वो 2500 रुपये यहाँ ऐड हो गया इसके बजट में ऑटोमेटिकली। जैसे ऐड न्यू पर क्लिक करो, यहाँ पर आप लिखो कॉस्ट, कॉस्ट को सेलेक्ट कर लो। अब आप देखो कॉस्ट वाले कॉलम में हर एक्टिविटी का बजट बनता जा रहा है। तो रिसोर्स को एक एक करके डालते रहिए, बनता जाएगा। और वो सब बनाने के बाद लास्ट में इन सब को सेलेक्ट करो और इंसर्ट कर लो एक समरी टास्क। ये था अपना सिविल प्रोजेक्ट। तो आपको टोटल ड्यूरेशन भी मिल जाएगी और टोटल बजट का भी टोटल होता चला जाएगा ऊपर, ठीक है। अब थोड़ी सी एक स्पेसिफिक केस समझते हैं, समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक केस बनाता हूँ जानबूझकर। जैसे ये देखो, ये एक टास्क है, एक ये टास्क है। गैंट चार्ट से इतना समझ आ रहा होगा आपको, दोनों पैरेलल चल रहे हैं, समझ आ रहा है। यस सर। अगर मैं रिसोर्स शीट पर जाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास जो इलेक्ट्रीशियन हैं वो टोटल हैं 5। अगर मैंने इस एक्टिविटी में
इलेक्ट्रीशियन ऐड कर दिए। मैंने बोला मुझे इलेक्ट्रीशियन चाहिए 3। ओके, फिर मैंने इस एक्टिविटी को सेलेक्ट किया। मैंने बोला मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन ऐड करने हैं और मुझे यहाँ भी इलेक्ट्रीशियन चाहिए 3। तो क्या होगा, 3 यहाँ 3 यहाँ, टोटल कितने चाहिए एक ही टाइम पे? 6 हैं कितने? 5। तो देखो आपको एक इंडिकेटर नज़र आ रहा है रेड कलर से, दिस हैज़ ओवर एलोकेटेड रिसोर्सेज। अब आपको ये केस समझ आएगा, ये चीज़ एनालिसिस और लेवलिंग जो है वो उन चीज़ों के लिए है, ओवर एलोकेटेड रिसोर्सेज के लिए। और इस चीज़ को रिजॉल्व करना यानी कि सॉल्यूशन करने को हम बोलते हैं रिसोर्स का एनालिसिस करना। रिसोर्स एनालिसिस किया, उसको लेवल किया, यानी कि सब कुछ सही हो गया वापस से, अगर कहीं ओवर एलोकेशन आता है तो। क्योंकि जब हम शेड्यूलिंग फेज में होते हैं, प्लानिंग फेज में होते हैं, हम ये बोल देते हैं ना यार ये एक्टिविटी 4 दिन में है, हमें 2 दिन में ख़त्म करनी है, एक काम करो यहाँ मैन पावर बढ़ा दो, यहाँ मैन पावर बढ़ा दो और काम कर दो। अब 100 150 200 250 एक्टिविटी चल रही हैं, हम कैसे मैनेज कर पाएंगे, सोच पाएंगे कि भैया पैरेलली क्या चल रहा है, उसमें कितने रिसोर्स असाइन किए हैं? ऐसा सोचना तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए तो टूल बनाया गया। तो टूल अपने आप हाईलाइट कर देगा कि भैया आपका रिसोर्स क्या हो रहा है, ओवर एलोकेटेड हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इसकी ड्यूरेशन के हिसाब से आप काम तो नहीं कर पाएंगे। समझ आई बात? जी। अब देखो मैं आपको ये वाली पीडीएफ मैंने आपको दी थी ना? जी सर। ओके, तो देखो इस पीडीएफ में ये है हमारा एक्सरसाइज नंबर 3। अगर पेज नंबर की बात करें तो ये पेज नंबर है 31 पीडीएफ में, पेज नंबर 31 पर एक्सरसाइज नंबर 3। जी जी। ये आपको शेड्यूल करके इसका बजट फाइंड आउट करना है, केवल इसी का, और कुछ एड ऑन मत करना इसमें। इसी प्रोजेक्ट की केस स्टडी बना करके कुछ अलग तरीके से फिर हम देखेंगे रिसोर्स एनालिसिस क्या होता है, और उसको लेवलिंग करने के लिए ये जो मेथड होते हैं ये मेथड क्या होते हैं, किस तरह हम इनको यूज़ करते हैं, जैसे कि क्रंचिंग, रिसोर्स लेवलिंग, ये क्या है ऑप्शंस। इस तरह की केस स्टडी के हिसाब से हम समझेंगे प्रोजेक्ट पर अगेन। तो इससे क्या होगा, अब आप देखोगे अगर बजटिंग के बाद वाले टॉपिक्स पर हमें क्या डिस्कस करना है, हमें डिस्कस करना है हाइपरलिंक क्या होता है, हमें डिस्कस करना है रिसोर्स के कैलेंडर के बारे में, और एनालिसिस एंड लेवलिंग के बारे में। तो देखो ये मॉड्यूल ख़त्म हो जाएगा यहीं पर, और ये मॉड्यूल ख़त्म होने का मतलब पता है क्या है, प्लानिंग कंप्लीट हो जाना। प्लानिंग कंप्लीट होने का मतलब आगे के काम में टाइम नहीं लगेगा, 2 ही सेशन है बचे हुए, मॉड्यूल 4 और मॉड्यूल 5। इसलिए ये चीज़ बहुत टिपिकल नज़र आ सकती है अगर इस पे काम नहीं किया हमने पैरेलली। तो कोर्स ड्यूरेशन में सर तो था 40 वो लेसन वो। यार मैं प्रिंस, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, स्टूडेंट की तरह थ्योरेटिकली तो नहीं पढ़ सकते ना हम, उसका हमें यूज़ ही नहीं करना। मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, प्रोजेक्ट पे हम काम कैसे करते हैं।
अगर किसी ट्रेनिंग को आप देखेंगे 40 आवर्स ड्यूरेशन होती है, तो 40 आवर्स दो जगह डिवाइड की जाती है, 20 घंटे का लेक्चर, 20 घंटे का लैब। अब आप यहाँ ऑफलाइन तो नहीं आ रहे हैं, तो इस 20 घंटे का मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। ये 20 घंटे वो हैं जिसमें आपको जो मैं वर्क असाइनमेंट्स देता हूँ ना टॉपिक वाइज, वर्कशीट से क्या करना है, वो 20 आवर्स है, 20 आवर्स मेरे लेक्चर्स हैं। इस तरह डिवाइड होता है। 40 घंटे की टोटल क्लासेस नहीं होती किसी भी मॉड्यूल के अंदर। ठीक है। ठीक है, तो मैं ये करके लाऊंगा नेक्स्ट में। हाँ कल की क्लास में आपका ये अब आप कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से कल के ये टॉपिक समझ में आएंगे, इसलिए करना ज़रूरी है। ओके। अगर वो नहीं किया तो इन टॉपिकों की अंडरस्टैंडिंग में आपको थोड़ा सा जो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है सर। ठीक है जी, आप प्लीज़ इसको कर लीजिएगा। मैं इसको